हाय हेलो, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोगों ने एक सीरीज़ कंप्लीट कर लिया था। आज फिर से हम लोग धमाका सीरीज़ लेके आए हैं। अगर आप इस सीरीज़ को कर लेते हो तो आपकी ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। और आज हम सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ इसके ऑप्शन को भी देखेंगे कि आपके ऑप्शन से भी क्या होगा कि जितने भी आपके डाउट होंगे वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम इसी के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया है। पूछ रहा आपसे, उस व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। आपके ऑप्शन भी दिए हुए हैं, मुलायम सिंह यादव, ललई सिंह यादव, राकेश सिंह यादव ने और भूषण सिंह यादव ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ललई सिंह यादव ने। अब बताओ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या लिखा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या लिखा है, तो इन्होंने लिखा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इन्होंने क्या लिखा है, श्रम विभाजन। इन्होंने लिखा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखा है, और जाति प्रथा लिखा है, जाति प्रथा लिखा है। किसने लिखा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। क्या लिखा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखा है, जो कि क्या है, एक निबंध है, जो कि क्या है, एक निबंध है। अब जानते हैं हम इनके बारे में। इनका जन्म कब होता है, जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ होता है, महू मध्य प्रदेश में। जन्म स्थान है महू, जन्म स्थान है महू मध्य प्रदेश। जन्म स्थान है महू मध्य प्रदेश। जन्म स्थान कहाँ है, महू मध्य प्रदेश है। क्या है, जन्म स्थान है, ठीक है। आप लोग इसको नोट करते जाना। जन्म स्थान कहाँ है, महू मध्य प्रदेश है, ठीक है। और ये दलित परिवार में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था, दलित परिवार में हुआ था, दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार में हुआ था। भीमराव अंबेडकर जी ने क्या लिखा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखा है। और ये क्या है, निबंध है। इनका जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 को। जन्म स्थान है महू मध्य प्रदेश। अब ये और महू मध्य प्रदेश के दलित परिवार में इनका जन्म होता है, ठीक है। अब जानते हैं इनके एक दो रचना और भाषण को, ठीक है। इन्होंने लिखा है हु आर दे। इन्होंने लिखा है हु आर दे। आप लोग नोट डाउन करते जाना। हु आर दे लिखा है। द कास्ट इन इंडिया लिखा है। द कास्ट इन इंडिया लिखा है। द कास्ट इन इंडिया लिखा है। इनके जीवन में 3 व्यक्ति जुड़े थे। इनके जीवन में चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति 3 थे। कौन कौन थे वो हम आपको बता रहे हैं। आपके थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले थे। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले थे। ज्योतिबा फूले, ठीक है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले इनके चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं इनके जीवन में। आप लोग चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो आपका क्वेश्चन क्या था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया था। तो मुलायम सिंह यादव, ललई सिंह यादव, राकेश सिंह यादव, भूषण सिंह यादव। तो किसने किया था, ललई सिंह यादव ने किया था। उसके बाद ये B.R. अम्बेडकर ने क्या लिखा था, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखा है, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि क्या है, एक निबंध है। इनका जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 को होता है। 1891 को इनका जन्म होता है। तो 1891 को इनका जन्म होता है। 1891 को इनका जन्म होता है। महू मध्य प्रदेश में होता है और दलित परिवार में इनका जन्म होता है। इन्होंने हु आर दे, द कास्ट इन इंडिया, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म भी इन्होंने ही लिखा है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म भी इन्होंने ही लिखा है। ये सभी किसी न किसी वर्ष में बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। और इनके जीवन में 3 प्रेरक व्यक्ति
व्यक्ति भी रहे हैं। कौन कौन रहे हैं? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध जी का कहना है, बुद्ध जी कहते हैं कि पत्थर में भगवान है, इसके लिए धर्म आज भी सफल है। बुद्ध जी कहते हैं कि पत्थर में भगवान है, इसके लिए धर्म आज भी सफल है, पर इंसान में इंसान है, इसको समझाने के लिए धर्म आज भी विफल है, धर्म आज भी असफल है। ठीक है, आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? आप लोग इसको नोट डाउन करते जाना। गंभीर दोषों से युक्त है, स्वतंत्रता, समता और प्रभुता से युक्त है, मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर करती है, या कार्य कुशलता से युक्त है। तो बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा जो है वो कार्य कुशलता से युक्त है, कार्य कुशलता से युक्त है। ठीक है, इन्होंने एक और लिखा है, इन्होंने लिखा है द राइज एंड फॉल ऑफ वीमेन भी किसने लिखा है? बी आर अम्बेडकर ने लिखा है। किसने लिखा है? बी आर अम्बेडकर नहीं लिखा है। द राइज एंड फॉल ऑफ वीमेन भी किसने लिखा है? बाबा साहब अम्बेडकर नहीं लिखा है। ठीक है, आगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया था? सगुण ब्रह्म की भक्ति का, तामसी भक्ति का, राजसी भक्ति का, या निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का? आप लोग को पता होगा सगुण भक्ति क्या होता है और निर्गुण भक्ति क्या होता है। सगुण भक्ति वो होता है जिसमें हम लोग ईश्वर के गुण, आकार और दया, प्रेम इत्यादि को मानते हैं। ठीक है, क्या क्या मानते हैं? गुण, वो क्या होता है? गुणों सहित होता है। सगुण भक्ति जो होता है गुणों सहित होता है, गुणों सहित होता है, गुणों सहित होता है, गुणों सहित होता है। सगुण भक्ति गुणों सहित होता है। इसमें हम आकार की पूजा करते हैं, अवतार की पूजा करते हैं। अवतार मानते हैं कि प्रभु में, भगवान में क्या होता है? दया होता है। ठीक है, तो गुणों सहित मानते हैं, आकार मानते हैं, अवतार मानते हैं। अब इसमें कौन कौन देव आते हैं? अलग अलग लोगों ने अलग अलग भगवान को माना है, अलग अलग कवियों ने अलग अलग भगवान को माना है। सगुण भक्ति भी, सगुण भक्ति एक राम भक्ति धारा में बटा हुआ है और एक कृष्ण भक्ति धारा में। तो सगुण भक्ति राम भक्ति धारा, राम भक्ति धारा, और दूसरा है आपका कृष्ण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा में आपके कौन हो गए? तुलसीदास हो गए, तुलसीदास हो गए, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है, जिन्होंने रामचरित मानस लिखा है, विनय पत्रिका लिखा है, विनय पत्रिका लिखा है, और कवितावली लिखा है, और कवितावली लिखा है, और कवितावली लिखा है। ठीक है, कवितावली लिखा है। उसके बाद है नाभादास, नाभादास जो लिखा है भक्तमाल, जो लिखा है भक्तमाल। इनकी एक कविता है छप पे, नाभादास की एक कविता क्या है? छप पे, जो भक्तमाल से संकलित है। ठीक है, भक्तमाल से संकलित है नाभादास। एक ईश्वरदास है, जिन्होंने लिखा है भरत मिलाप लिखा है। ठीक है, भरत मिलाप लिखा है। किसने लिखा है? कि ईश्वरदास ने क्या लिखा है? भरत मिलाप लिखा है। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, विनय पत्रिका लिखा है, कवितावली लिखा है। ये सभी जो है वो राम भक्ति धारा को मानने वाले हैं। नाभादास ने भक्तमाल लिखा है, जो इनकी एक कविता छप है, जो किससे संकलित है? भक्तमाल से संकलित है। ईश्वरदास भरत मिलाप लिखा है। अब आते हैं कृष्ण भक्ति धारा। कृष्ण भक्ति धारा में कौन है आपके? तो रसखान है, सूरदास है और मीराबाई है। सूरदास जी ने
सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं को लिखा है। सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं को अपने लेखन में उजागर, कृष्ण की बाल लीला। सूरदास की एक कविता है पद, जिसमें इन्होंने कृष्ण की बाल लीला के बारे में बताया है। और उसमें ये कृष्ण की बाल लीला, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो भी क्रिया होती है उसके बारे में वो बताते हैं। ठीक है, सूरदास कृष्ण की बाल लीला में बताते हैं, वो बताते हैं कि कछु खात कुछ धरनी गिरावत, कृष्ण जी के बारे में वो उस पद में बताते हैं। ठीक है, उसके बाद है रसखान, ये प्रेम पीर के कवि है। रसखान कैसे कवि है? प्रेम पीर के कवि है। रसखान प्रेम और पीर के कवि है। और मीराबाई तो अटूट प्रेम के लिए जानी जाती है, अटूट प्रेम के लिए विख्यात है। आपसे इसमें पूछा गया है निर्गुण भक्ति धारा। हम लोग सगुण भक्ति धारा को जान लिए, ये आप जान लिए। इसमें कहीं भी आपने सगुण भक्ति धारा में गुरु नानक जी का नाम नहीं देखा है। ठीक है, हम आपको नॉलेज के लिए बता दिए हैं सगुण भक्ति धारा। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। फिर हम निर्गुण भक्ति धारा बताएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो भी अभी बताएंगे। ठीक है, हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अभी इसको इरेज कर रहे हैं, सॉरी। आप लोग निर्गुण भक्ति धारा भी एक बार देख लेना, सभी को इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग एक बार देख लेना निर्गुण भक्ति धारा। जो कुछ हम सगुण भक्ति धारा में देखे हैं वो सब कुछ नहीं होगा किसमें? निर्गुण भक्ति धारा में। वो सब कुछ किसमें नहीं होगा? तो निर्गुण भक्ति धारा में नहीं होगा। निर्गुण भक्ति धारा क्या होते हैं? निराकार होते हैं। इसमें किसी भी अवतार को नहीं माना जाता है, इसमें कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, निराकार होता है। और इसको जो मानने वाले होते हैं वो सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं। वो सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं। अब निर्गुण भक्ति धारा को मानने वाले कौन होते हैं? तो आपके गुरु नानक देव जी हैं। गुरु नानक देव है, जिन्हें सिख धर्मों का प्रवर्तक भी माना जाता है। किनको? गुरु नानक देव को। उसके बाद है आपके मलुकदास है, ये अपने पंक्तियों के लिए जाने जाते हैं। एक है रैदास, जिनको रविदास भी बोला जाता है। एक है रैदास या रविदास। ठीक है, गुरु नानक, मलुकदास, रैदास और रविदास, ये है निर्गुण भक्ति धारा के। मलुकदास का कहना है, मलुकदास अपने कुछ पंक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। उनका कहना है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। वो कहते हैं कि अजगर जो होते हैं, सांप के एक प्रजाति होते हैं अजगर। उनका कहना है कि सांप कहीं भी काम करने नहीं जाता है, वो अपने पेट की क्षुधा मिटाने के लिए कहीं पे काम करने नहीं जाता है, नौकरी करने नहीं जाता है। ठीक है, और पक्षी जो होता है, पंछी से आप कोई भी काम नहीं करवा सकते हो, लेकिन इन सब की देखरेख कौन करता है? भगवान करते ही हैं। तो आपको 4 दिन आप उपवास रख के कर रहे हो, और इन सभी पर क्या किया है? इनका विरोध किया है। ये कहते हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला। निर्गुण भक्ति धारा को मानने वाले जो भी कवि है, वो कहते हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला। अगर आपके पेट में अन्न नहीं है तो भी आप भगवान का नाम नहीं ले पाओगे। आपके अंदर एनर्जी ही नहीं रहेगा तो आप भगवान का नाम कैसे लोगे? ठीक है, तो गुरु नानक देव जो है वो किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया है? तो निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया है। ठीक है, हम लोग क्या देखें निर्गुण भक्ति धारा में? निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का। तो इसमें हम लोग क्या देखे हैं कि ये जो है वो, इसमें सब कुछ जो भी हम सगुण भक्ति धारा में देखे हैं वो उसका ठीक विपरीत किसमें होता है? निर्गुण भक्ति धारा में होता है। आगे हम लोग देखते हैं संत कवि गुरु नानक की कृपा प्राप्त करके किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देती है? किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देती है? तो गोविंद के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गोविंद के साथ। ठीक है, समाज के साथ नहीं, धर्म के साथ नहीं, गोविंद के साथ, भगवान के साथ, गुरु गोविंद। ठीक है, गुरु और गोविंद को इन्होंने एक ही दर्जा दिया है, परिवार के साथ नहीं, गोविंद के साथ दिया है। ठीक है, गुरु नानक के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा गया है गुरु नानक का जन्म कब होता है? 1469 में होता है। जन्म स्थान देख लेते हैं एक बार।
जन्म स्थान कहाँ है? तलवंडी, लाहौर में। लाहौर में, तलवंडी लाहौर में है। इनका जो जन्म स्थान है वो नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। इनके पिता कालू चंद खत्री, इनके पिता है कालू चंद खत्री। माता है तृप्ता, माता है तृप्ता। पत्नी है सुलक्षणी। पत्नी कौन है? सुलक्षणी। पत्नी कौन है? सुलक्षणी। तो इनके बारे में, गुरु नानक के बारे में हम क्या जाने? गुरु नानक ने गोविंद के साथ बताया है क्या कि गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं? तो गोविंद के साथ। जन्म स्थान क्या है? जन्म कब होता है? 1469 में होता है। जन्म स्थान तलवंडी लाहौर में है। इनका जो जन्म स्थान है वो नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। पिता कालू चंद खत्री है, माता तृप्ता है और पत्नी क्या है? सुलक्षणी है। पत्नी सुलक्षणी है। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया था? आप लोग इसका आंसर बताओ। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया? B.R. नारायण, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, अमृतलाल नागर, गोपाल दास नागर। ठीक है, तो दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया है? B.R. नारायण जी ने किया है। किसने किया है? B.R. नारायण जी ने। दही वाली मगम्मा किसने लिखा? दही वाली मगम्मा किसने लिखा है? श्रीनिवास जी ने लिखा है। श्रीनिवास जी ने लिखा है। ठीक है, श्रीनिवास जी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा? दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा? हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। आप लोग इस सीरीज को ध्यान से करते जाना। इसमें सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही नहीं, आप लोगों को ऑप्शन भी बताया जा रहा है। और अगर आप इस सीरीज को बैठे बैठे देख ले रहे हो, घर में अगर बैठे हो शांति से अगर देख ले रहे हो, तो आप इसके सभी क्वेश्चन ही नहीं, ऑप्शन के साथ साथ आपका ऑलमोस्ट बुक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान पूर्वक देखते रहो। आपसे पूछ रहा है दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा? दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा? माजी ने मांगा? नहीं। नजम्मा ने मांगा? नहीं। बेंगलुरु में पढ़ने वाला लड़का ने मांगा? नहीं। किसने मांगा? रगम्पा ने मांगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन करते जाना। आगे, नलिन बिलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई है? नलिन बिलोचन शर्मा, आप लोग पढ़े होंगे नलिन बिलोचन शर्मा के। ये कहाँ के? बिहार के ही हैं। बिहार के ही हैं। कौन? नलिन बिलोचन शर्मा। अब पूछ रहा है कि इनकी हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई? यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, आपसे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे होना चाहिए हाई स्कूल की पढ़ाई। नलिन बिलोचन शर्मा की हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई है? क्या दानापुर जनकधारी हाई स्कूल से हुआ है? तो नहीं। कहाँ? पटना कॉलेजिएट से हुआ है? तो हाँ, पटना कॉलेजिएट से हुआ है। ठीक है, मिलर हाई स्कूल से हुआ है? नहीं। पटना हाई स्कूल से हुआ है? नहीं। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई है? पटना कॉलेजिएट से हुई है। एक बार हम इनके जन्म वगैरह को देख लेते हैं। ठीक है, किनके? नलिन बिलोचन शर्मा का। इनका जन्म होता है 18 फरवरी 1916 को। जन्म स्थान है पटना के बदरघाट। पटना बदरघाट। ठीक है, पटना बदरघाट। इन्होंने एमए तक की पढ़ाई किया है। एमए तक की पढ़ाई कहाँ से किया है? पटना विश्वविद्यालय से किया है। कहाँ से किया है? पटना विश्वविद्यालय से। उन्होंने एमए 2 विषयों में किया है, एक हिंदी में और एक संस्कृत में। ठीक है, तो हम लोग जान गए नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब होता है? 18 फरवरी 1916 को होता है। इनके माता का नाम,
इनके माता का नाम होता है रत्नावती शर्मा। इनके माता का नाम है रत्नावती शर्मा, पिता का नाम है रामावतार शर्मा, रामावतार शर्मा। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। अगर आप इसको देख ले रहे हो और सही से कर ले रहे हो तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन इसी में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है। सेन साहब की कितनी लड़की है? तो सेन साहब की 5 लड़की है। अब देखो पांचों लड़की का नाम क्या है। सीमा है, पहली लड़की का नाम सीमा है, रजनी है, आलो, सोफाली और आरती है, देखो इन पांचों नाम में से कौन कौन नाम है आपके ऑप्शन में? तो सीमा है, आलो है, आरती है और क्या है, मोहिनी है क्या? तो मोहिनी नहीं है। मोहिनी इन पांचों में से किसी का नाम नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हो जाएगा? तो मोहिनी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस सबको इरेज कर दे रहे हैं और मोहिनी को लगा दे रहे हैं। मोहिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आप लोग इसको भी ध्यान से देखते जाना। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? क्या सवैया में, दोहा में, रोला में, छप्पे में? छप्पे में अभी मैं छप्पे आप लोगों को बताई थी, किसने लिखा था? नाभादास जी ने लिखा था, नाभादास जी ने लिखा था और ये सगुन भक्ति धारा के थे। ठीक है, और रसखान ने क्या लिखा है? तो रसखान ने सवैया लिखा है, सवैया लिखा है। कि क्या लिखा है? सवैया लिखा है रसखान जी ने। आगे हम लोग देखते हैं रसखान के आराध्य गुरु कौन है? रसखान के आराध्य गुरु कौन है? अभी हम लोग सगुन भक्ति धारा जब पढ़े थे तो वहाँ पे हम आपको बताए थे राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। तो राम भक्ति धारा में नहीं थे ये रसखान जी, कृष्ण भक्ति को मानते हैं, कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते जाना, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी साल में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए हैं? अब देखो यहाँ पे तुरई का फूल दिया हुआ है। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए हैं? क्या तूफान के कारण, सूखा के कारण, बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण? तो हम लोग जानते हैं किसके कारण। ढहते विश्वास लिखा किसने है? एक बार देख लेते हैं। ढहते विश्वास लिखा किसने है? तो लिखा है सातकोड़ी होता ने लिखा है, सातकोड़ी होता ने लिखा है, जो कि क्या है? एक प्रसिद्ध उड़िया लेखक है, एक प्रसिद्ध उड़िया लेखक है। कौन? सातकोड़ी होता क्या है? एक प्रसिद्ध उड़िया लेखक है। क्या तूफान के कारण नहीं, सूखा के कारण नहीं, बाढ़ के कारण नहीं, सॉरी हाँ बाढ़ के कारण ही हुआ था, भूकंप के कारण नहीं, भूकंप के कारण नहीं है, भूकंप के कारण नहीं है। किसके कारण? बाढ़ के कारण। अब इसमें आपको दिया हुआ है तुरई का फूल। तुरई का फूल की उपमा क्यों देते हैं? क्योंकि ये फूल जो होता है वो बड़ा नाजुक होता है और ये बहुत जल्द मुरझा जाता है। इसीलिए इस फूल का प्रयोग हम उपमा देने में करते हैं। ठीक है, इस फूल का प्रयोग हम उपमा देने में करते हैं। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लेना। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए हैं? तो बाढ़ के कारण। ठीक है, आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, आप लोग सही कर लेना उसको। कहते नहीं होगा। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया था? पति को, छोटे लड़के को, मंझले लड़के को, बड़े लड़के को? किसको भेजा था? पति को नहीं भेजा, छोटे लड़के को नहीं भेजा, मंझले लड़के को नहीं भेजा, बड़े लड़के को भेजा था। ठीक है, बड़े लड़के को भेजा था। आप लोग इसको नोट डाउन करते जाना। आगे 13 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मूलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया? मैक्स मूलर ने किसके लिए पूछा जा रहा है? तो मैक्स मूलर के लिए पूछा जा रहा है। मैक्स मूलर ने क्या लिखा है? मैक्स मूलर ने क्या लिखा है? जल्दी बताओ।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताओ, क्या ड्यूक की उपाधि नहीं, नाइट की उपाधि हाँ, नाइट की उपाधि इन्होंने अस्वीकार कर दिया था, बैरन की उपाधि नहीं, अर्ली की उपाधि नहीं। मैक्स मुलर ने लिखा है परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है, मैक्स मुलर ने क्या लिखा है, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन, जो कि क्या है, एक भाषण है, जो कि क्या है, एक भाषण है, मैक्स मुलर जी ने लिखा है, ठीक है। आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है, किस धर्म को माना जाता है, हिंदू धर्म को माना जाता है, ईसाई धर्म को माना जाता है, बौद्ध धर्म को माना जाता है, यहूदी धर्म को माना जाता है। तो किस, ईसाई धर्म को नहीं माना जाता है, हिंदू धर्म को माना जाता है, ठीक है, बौद्ध धर्म को नहीं माना जाता है, यहूदी धर्म को नहीं माना जाता है, ठीक है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को, यहाँ पे पैक्स मुलर हो गया बाबू, सही कर लेना, मैक्स मुलर होना चाहिए, ठीक है। टाइप करने वाले भैया थोड़ा बहुत गलती कर देते, वो आप ही के जैसे बदमाश है थोड़ा सा, जैसे आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो, बदमाशी करते रहते हो, फोन लेते हो मोबाइल और पढ़ाई करने के बजाय क्या रील्स देखना शुरू करते हो, वही उनका भी वही ध्यान थोड़ा बहुत चला जाता है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। वो तो कोई इंसान है तो गलती होगी ही, भगवान तो नहीं है कि गलती नहीं होगी, ठीक है। तो देखते हैं हम आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन प्रेम और पीर के कवि है, प्रेम और पीर के कवि कौन है, अभी हम आप लोगों को बताए थे, जल्दी बताओ आंसर वरना नाक फोड़ दूंगी अभी आके। हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन फिर से देख रहे हैं, ठीक है, हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन फिर से एक बार देख ले रहे हैं, ठीक है। आपका पूछ रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रेम और पीर के कवि है, बताओ कौन प्रेम और पीर के कवि है। घनानंद जी है, रसखान जी है, प्रेमगन है, दिनकर है, कौन प्रेम पीर के कवि है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन प्रेम पीर के कवि है। अगर आप लोग कवि परिचय पढ़े होंगे, घनानंद के बारे में पढ़े होंगे, रसखान के बारे में पढ़े होंगे, प्रेमगन के बारे में पढ़े होंगे, दिनकर जी के बारे में पढ़े होंगे, तो आप लोगों को पता होगा। तो प्रेम और पीर के कवि कौन है, घनानंद जी प्रेम और पीर के कवि है, घनानंद जी प्रेम और पीर के कवि है, ठीक है। रसखान सगुन भक्ति धारा के है, सगुन भक्ति धारा के है, और ये कृष्ण की भक्ति, ये कृष्ण की भक्ति को मानते हैं, ठीक है। प्रेमगन ये आधुनिक काल के भारतेंदु युग के कवि है, भारतेंदु युग के कवि है। भारतेंदु युग के कवि कौन है, आपके प्रेमघन, इनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। दिनकर जी आपके वीर रस, ये वीर रस और राष्ट्रवादी कवि है, ठीक है, और राष्ट्रवादी कवि है, राष्ट्रवादी कवि है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन प्रेम पीर के कवि है, तो घनानंद, रसखान सगुन भक्ति धारा के है, प्रेमगन आधुनिक काल के भारतेंदु युग के कवि है, और दिनकर जी वीर रस के राष्ट्रवादी कवि है। आप लोग इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी साल में पूछा हुआ है, ये आप लोगों के लिए भी मोस्ट VVI है, इसे आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है। आगे है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, मुगल बादशाह के महल में, प्रेमिका सुजान के आंगन में, नादिर शाह के शिविर में, मथुरा के महल में, किसके लिए पूछ रहा है, तो घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है, मुगल बादशाह के महल में। ये किस मुगल बादशाह के महल में रहता था, तो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में, मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी का काम करता था, मीर मुंशी का काम करता था। मीर मुंशी था, क्या था, मीर मुंशी था, कौन, घनानंद। और ये अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है, आंसुओं को तो प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता है, ठीक है, कौन, कवि घनानंद जी, ठीक है, प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता है। आपसे पूछता है एग्जाम में कि घनानंद किस मुगल बादशाह के दरबार में था, तो मोहम्मद शाह रंगीला क्या काम करता था, तो मीर मुंशी का काम करता था, ठीक है। आप लोग इसे नोट करते रहो,
आगे क्वेश्चन है, ईश्वर पेटलेकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? ईश्वर पेटलेकर के बारे में पूछ रहा है आपसे। ईश्वर पेटलेकर के बारे में पूछ रहा है किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? राजस्थान, मराठी, मगही, गुजराती। राजस्थान, मराठी, मगही, गुजराती। तो किसके है ये? राजस्थानी भाषा के है या मराठी भाषा के है या मगही भाषा के या गुजराती भाषा के है? आपसे पूछ रहा है किस भाषा के लोकप्रिय कवि है? कौन? ईश्वर पेटलेकर। ईश्वर पेटलेकर के बारे में पूछ रहा है। तो राजस्थानी नहीं है, मराठी नहीं है, मगही नहीं है, ये गुजराती भाषा के है। ठीक है, गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार है, लोकप्रिय कथाकार है। आगे हम लोग देखते हैं, माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर मज्जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा। किसको देखकर? सुमन को देख के, कुसुम को देख के, प्रियंका को देख के, कंचन को देख के। किसको देख के? आप बताओगे इसका आंसर। तो क्या सुमन को देख के? नहीं। कुसुम को देख के? तो हाँ, कुसुम को देख के। प्रियंका को देख के? नहीं। कंचन को देख के? नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा कुसुम को देख के। ठीक है, आगे आप लोग देखोगे, दूसरा क्वेश्चन है आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये सभी लिखा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस ग्रंथ के लिए दिया हुआ है? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस ग्रंथ के लिए दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्वा के लिए, बाणभट्ट की आत्मकथा के लिए, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के लिए, पुनर्नर्वा के लिए, किसके लिए दिया गया है? ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही लिखा गया है। इन्होंने आपकी किताब में क्या लिखा है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या लिखा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि क्या है? एक ललित निबंध है। जो कि क्या है? ललित निबंध है। आलोक पर्वा के लिए क्या हुआ है? इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्वा के लिए दिया गया है। ये सभी इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 1907 में। इनका जन्म होता है 1907 में। आप लोग इसको देख लो, किसके लिए पूछ रहा है? किसके लिए पूछ रहा है? किसके लिए पूछ रहा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए पूछ रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए पूछ रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ तो आलोक पर्वा के लिए हुआ है। इन्होंने लिखा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि क्या है? एक ललित निबंध है। और इनका जन्म कब होता है? तो 1907 में होता है। ठीक है, 1907 में इनका जन्म होता है, 1907 में। आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार है। कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार आपसे पूछ रहा है कि कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कालिदास है, बाणभट्ट है, वात्स्यायन है, भवभूति है। कौन है? तो कालिदास नहीं है, बाणभट्ट नहीं है, वात्स्यायन जी इसका सही आंसर है, भवभूति नहीं है। ये क्या है? एक दार्शनिक भी रहे हैं, एक दार्शनिक भी रहे हैं। कौन? वात्स्यायन जी। कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो वात्स्यायन जी है। ठीक है, आगे है आपका दूसरा क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? अभी आपको बताए हैं हम, अब जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है? भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद है, प्रयोगवाद है। किस युग के ये महत्वपूर्ण कवि थे? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। किस साहित्य युग के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं? तो पहले ही आंसर दिया हुआ है, भारतेंदु युग के। ठीक है, द्विवेदी युग नहीं है, छायावाद युग नहीं है, प्रयोगवाद नहीं है, भारतेंदु युग के ये कवि रहे हैं। ठीक है, आगे है आपका क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? किस कारण से? आपसे पूछ रहा है कि किस कारण से। कोई नहीं, आप इसको इग्नोर करना, थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम होती रहती है। तो पूछ रहा है आपसे, स्वदेशी शीर्षक पाठ के कब जो है लोगों की बुद्धि विदेशी हो जाती है? क्या पढ़ के लोगों की बुद्धि विदेशी हो जाती है?
विदेशी फिल्म देखकर, विदेशी विद्या पढ़कर, यूरोप में घूमकर, विदेशी वस्त्र पहनकर। कैसे हो जाती है? तो विदेशी फिल्म देखकर नहीं होती है, विदेशी विद्या पढ़कर क्या होती है? लोगों की, भारतीय लोगों की बुद्धि जो है वो विदेशी हो जाती है। यूरोप में घूमकर नहीं, विदेशी वस्त्र पहनकर नहीं, क्या? विदेशी विद्या पढ़कर। ठीक है, इसका राइट आंसर है। आप लोग आगे का क्वेश्चन देखोगे, कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? आपसे पूछ रहा है कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? के ए जमुना है, एस रंगराजन है, के कृष्णमूर्ति है, पी मरुगन है। आपसे इसका वास्तविक नाम पूछ रहा है, सुजाता का वास्तविक नाम पूछ रहा है। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, के ए जमुना, एस रंगराजन, के कृष्णमूर्ति, पी मरुगन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस जमुना, सॉरी एस रंगराजन। इस रंगराजन इसका सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है नगर शीर्षक कहानी में वल्ली अम्माल अपनी लड़की पापाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो आपसे पूछ रहा है, विभाग का नाम पूछ रहा है। बाल रोग विभाग था क्या? प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के, आर्थोपेडिक्स विभाग के, बहिरंग रोगी विभाग के। आप किस विभाग के बाहर ये बैठा हुआ था? तो पूछ किसका हो जाएगा आपका? बाल रोगी विभाग गलत आंसर है, प्रसूति विभाग नहीं, ऑर्थोपेडिक्स विभाग के नहीं, बहिरंग रोगी विभाग के। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। ठीक है, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 25। नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? आपसे पूछ रहा है नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि किसने लिखा है? नागरी लिपि गुणाकर मूले जी ने लिखा है। किसने लिखा है नागरी लिपि? गुणाकर मूले ने लिखा है। गुणाकर मूले ने लिखा है, नागरी लिपि लिखा है गुणाकर मूले ने। नागरी लिपि कौन लिखा है? गुणाकर मूले। यतीन्द्र मिश्र ने क्या लिखा है? नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत किसने लिखा है? नौबत खाने में इबादत किसने लिखा है? तो यतीन्द्र मिश्र ने लिखा है, जो कि क्या है? एक व्यक्ति चित्र है, एक व्यक्ति चित्र है। ठीक है, गुणाकर मूले ने नागरी लिपि लिखा है, जो कि क्या है? एक निबंध है। ठीक है, गुणाकर मूले का जन्म हुआ था बाबू 1935 में। इनका जन्म होता है 1935 में, जन्म 1935। रामविलास शर्मा ने क्या लिखा है? परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन लिखा है। और पंडित बिरजू महाराज ने लिखा है जीत जीत मैं निरखत हूं। जीत जीत मैं निरखत हूं। जीत जीत में निरखत हूं, जो कि क्या है? साक्षात्कार है। जो कि क्या है? साक्षात्कार है। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा ने। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा गुणाकर मूले ने लिखा है नागरी लिपि, जो कि क्या है? एक निबंध है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड हो गई। पठित पाठ के आधार पर बताए कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 26 नंबर में पूछ रहा है सिंधुराज, मुंज, भोज, उदयादित्य कौन है जो इतिहास में प्रसिद्ध रहा है? किसमें इतिहास में प्रसिद्ध रहा है? ठीक है, तो क्या सिंधुराज है, क्या मुंज है, क्या भोज है, क्या उदयादित्य है? तो क्या है? क्या हो जाएगा? तो भोज हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वो भोज हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको देख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में है, 27 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचनाएं प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचनाएं, वो किससे है? तो प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। तो क्या घनानंद की, गुरु नानक की, सुमित्रानंदन पंत की, रसखान की? तो घनानंद क्या है? घनानंद है आपके प्रेम पीर के कवि है। घनानंद प्रेम पीर के कवि है। घनानंद
स्थान कृष्ण को मानते हैं। ठीक है, आपसे पूछा है प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है सुमित्रानंदन पंत की। गुरु नानक के बारे में आपको पीछे क्वेश्चन में बताए हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताना। आगे 28 नंबर क्वेश्चन, भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? भारत माता शीर्षक पाठ के अनुसार आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? कंदराओं में, नदियों के नीचे, पेड़ के नीचे या फुटपाथ, नदियों के किनारे पेड़ों के नीचे या फुटपाथ पे कहाँ अपनी जिंदगी वो लोग क्या करते हैं, गुजर बसर करते हैं? भारतवासी आवास के अभाव में। भारत माता लिखा किसने है? तो भारत माता लिखे है आपकी सुमित्रानंदन पंत। कौन लिखे है? सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। क्या लिखा है? भारत माता लिखा है। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा कंदराओं में। ठीक है, नदियों के किनारे नहीं होगा, पेड़ों के नीचे नहीं होगा, फुटपाथ पर नहीं होगा। सुमित्रानंदन पंत का जन्म होता है 1900 में। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 में होता है। इनके पिता का नाम है गंगादत्त पंत इनके पिता का नाम है। माता का क्या नाम है? तो माता का नाम है सरस्वती देवी। माता का नाम है सरस्वती देवी। सरस्वती देवी कौन है? इनकी माता का नाम है। ठीक है, सरस्वती देवी इनके माता का नाम है। जो जन्म की 6 घंटे बाद ही क्या होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। किनका? तो सुमित्रानंदन पंत की माता का जन्म के 6 घंटे बाद ही मृत्यु हो जाती है। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत है। इनका जन्म होता है 1900 में। ठीक है, 1900 में। एक क्वेश्चन और है, कहाँ होता है? तो अल्मोड़ा उत्तरांचल में होता है। अल्मोड़ा उत्तरांचल में 1900 में जन्म होता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। आगे हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? सावर दया ने किया है, के जमुना ने किया है, अमृतलाल नागर ने किया है, गोपाल दास नागर ने किया है? किसने किया है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो सावर दया का फर्स्ट ऑप्शन है और ये क्या है? सही है। के जमुना ने नहीं किया है, अमृतलाल नागर ने नहीं किया है, गोपाल दास नागर ने नहीं किया है। ये अमृतलाल नागर जो है एक महान कथाकार है। एक महान कथाकार है। ठीक है, ये भी एक महान कथाकार और व्यंग्यकार और उपन्यासकार है। ठीक है, कथाकार और व्यंग्यकार। ठीक है, और धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो सावर दया ने किया है। ठीक है, आप लोग इसको देख लेंगे। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद माँ को बाड़ी से साफ रखने का निर्णय किया था? किस त्योहार के बाद? क्या दिवाली के बाद? क्या महाशिवरात्रि के बाद? जन्माष्टमी के बाद? होली के बाद? तो दिवाली के बाद नहीं निर्णय किया था, महाशिवरात्रि के बाद किया था। महाशिवरात्रि के बाद। ठीक है, जन्माष्टमी के बाद नहीं किया था, होली के बाद नहीं किया था। ठीक है, आपका 30 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आगे है 31 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई है? बहादुर है, जिंदगी और जौक है, दोपहर का भोजन है, डिप्टी कलेक्टरी है। क्या है इसका सही आंसर? तो क्या बहादुर है, जिंदगी और जौक है, दोपहर का भोजन है, डिप्टी कलेक्टरी है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डिप्टी कलेक्टरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, डिप्टी कलेक्टरी इसका सही आंसर है। ठीक है, लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे? आपसे पूछ रहा है, लेखक के घर पे बहादुर को लेकर कौन आए थे? आप जरा इसको बताना। क्या लेखक के बड़े भाई, लेखक के साले साहब, लेखक के मित्र,
लेखक के मामा, यहाँ पे मामा हो जाएगा मामा। तो क्या लेखक के मामा आए थे लेके, ठीक है। तो कौन आए थे लेके? लेखक के साले साहब। कौन आए थे लेके? लेखक के साले साहब। बहादुर को लेकर कौन आया था किसके घर पे? लेखक के घर पे। तो लेखक के साले साहब लेके आए थे। 32 नंबर क्वेश्चन में है। आगे है आपका 33 नंबर। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? आपसे इनका जन्म पूछ रहा है। किनका जन्म? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म पूछ रहा है। इनका जन्म कब हुआ था? क्या 23 सितंबर 1908 में हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था? 18 फरवरी 1916 में हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था? तो कब हुआ था इनका जन्म, बताओगे? वो कहते हैं ना, मिल ही जाएगी मंजिल चलते चलते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग भी गुमराह नहीं होना, एक न एक दिन मंजिल मिल ही जाएगा। और उस शख्स को भला कौन हरा सकता है जिन्होंने चलना ही ठोकरों से सीखा है। ठीक है, आगे इसका है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म होता है 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। कहाँ पे होता है इनका जन्म? तो सिमरिया बेगूसराय। कहाँ? सिमरिया बेगूसराय। सिमरिया बेगूसराय, जो कि कहाँ है आपकी? बिहार में है। जो कि कहाँ है? बिहार में है। इनके पिताजी का क्या नाम है? पिता का नाम रवि सिंह है। पिता का नाम रवि सिंह है। माता का नाम मनरूप देवी है। माता का नाम मनरूप देवी है। माता का नाम मनरूप देवी। आपसे पूछ रहा है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, आपका बी ऑप्शन है। इसमें किसका जन्म हुआ था? पीछे आपको बताया है, तो B.R. अम्बेडकर का हुआ था। ठीक है, 18 फरवरी 1916 में नलिन विलोचन शर्मा का हुआ है। नलिन विलोचन शर्मा का हुआ है। और 7 मार्च 1911 को किनका हुआ है? तो अज्ञे जी का हुआ है, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। ठीक है, 7 मार्च 1911 को। आप सारा देख लियो कि B.R. अम्बेडकर का 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में होता है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ये क्या लिखते हैं? तो आपके जनतंत्र का जन्म लिखे हुए हैं। जनतंत्र का जन्म किसने लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर, जिसमें इन्होंने कहते हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगावटी, मिट्टी सोने का ताज पैर निकलाएगी, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इन 4 पंक्तियों से ये अपने इस कविता का शुरुआत करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार। जनतंत्र की जन्म शीर्षक कविता के अनुसार जब फावड़े और हल क्या बनाने वाले हैं? क्या बनाने वाले? क्या इतिहास बनाने के लिए
जो कि क्या है, ललित निबंध है। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन में है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? सूरज इसमें किसका प्रतीक है? मानव के द्वारा निर्मित सूरज एक हुआ था इस कविता में, हिरोशिमा में। ठीक है, मानव के द्वारा रचित एक सूरज आया था जो कि किसका प्रतीक है, आपसे पूछ रहा है। किसका प्रतीक है? खगोलीय पिंड का, एक प्रमुख व्यक्ति का, प्रचंड क्रोध का, परमाणु बम का। ठीक है, तो किसका है? तो ये परमाणु बम का है। किसका है? परमाणु बम का है। प्रचंड क्रोध का नहीं है, एक प्रमुख व्यक्ति का नहीं है, खगोलीय पिंड का नहीं है। हिरोशिमा लिखा किसने है? तो अगे जी ने लिखा है। अगे जी ने लिखा, जिनका पूरा नाम क्या है आपको? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। ठीक है, इनका जन्म हम पीछे आपको बताए हैं। जन्म है 7 मार्च 1911 को हुआ है। 7 मार्च 1911 को हुआ है। जन्म स्थान आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे? जन्म स्थान में कसेया कुशीनगर, कसेया कुशीनगर, कसेया कुशीनगर जन्म स्थान है। इनके माता का नाम है, इनके माता का नाम व्यंती देवी है। माता का नाम व्यंती देवी है। पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। पिताजी कौन है? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है इनके। ठीक है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री किनके पिताजी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी के पिता का क्या नाम है? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है। ठीक है, आगे आप लोग इसको देख लो। आगे हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? पंडित बिरजू महाराज ने क्या लिखा है? पंडित बिरजू महाराज ने क्या लिखा है? तो पंडित बिरजू महाराज ने लिखा है, जीत जीत, जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ। ठीक है, तो इन्होंने क्या खरीदा था? साइकिल खरीदा था। फर्स्ट ऑप्शन ही है। टेलीविजन नहीं खरीदा था, स्कूटर नहीं खरीदा था, कार नहीं खरीदा था। क्या खरीदा था? साइकिल खरीदा था। और पंडित बिरजू महाराज ने क्या लिखा है? तो जीत जीत में निरखत, जो कि क्या है? एक साक्षात्कार है, साक्षात्कार है। ठीक है, आगे 38 नंबर क्वेश्चन। पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? आपसे पूछ रहा है किस कविता संग्रह से संकलित है? कुंवर नारायण जी ने क्या लिखा है? कुंवर नारायण ने एक वृक्ष की हत्या लिखा है। ये किससे संकलित है? क्या परिवेश से, हम तुम से, चक्रव्यूह से, इन दोनों से? तो किससे संकलित है? परिवेश से नहीं है, हम तुम से नहीं है, चक्रव्यूह से नहीं है, ये इन तीनों से संकलित है। ठीक है, कुंवर नारायण जी का जन्म हम लोग देख लेते हैं। इनका जन्म कब होता है? जन्म होता है आपको 19 सितंबर 1927 को इनका जन्म होता है। किनका? कुंवर नारायण जी का। ये एक नगर संवेदना के कवि है, नगर संवेदना के कवि है। कौन? कुंवर नारायण जी नगर संवेदना के कवि है। ठीक है, नगर संवेदना के कवि कौन है? तो कुंवर जी है, नगर संवेदना के कवि। ठीक है, आप लोग 39 नंबर क्वेश्चन देखना। अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक ला माता मोजले द अविन्यो है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका आंद्रे ब्रेता पीटरबुक पिकासो पाल एलुआर्ड। तो किसका हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी पीटर ब्रूक का है। ठीक है, आगे हमारी निम्न
जन्म स्थान क्या है? टीटर ग्रुप का है। ठीक है, आगे है हमारी निम्न कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है? हमारी निम्न कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है आपसे पूछ रहा है। मेढक का, मक्खी का, मुर्गी का और मधुमक्खी का। तो किसका जीवन हमारी निम्न लिखा किसने है? तो हमारी निम्न किसने लिखा है? वीरेन डंगवाल ने लिखा है। वीरेन डंगवाल ने लिखा है। क्या लिखा है? हमारी निम्न लिखा है। इसमें किसका? तो मक्खी का जीवन क्रम जो है वो पूरा होता है, मधुमक्खी का नहीं, मेढक का नहीं। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 को होता है। 5 अगस्त 1947 को होता है। ठीक है, कहाँ होता है? टिहरी गढ़वाल में। जन्म स्थान क्या है? टिहरी गढ़वाल। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लो। विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मनी कैल द्वारा फिल्म का भी निर्माण किया गया है? फिल्म का निर्माण किया गया है किनके द्वारा? मनी कैल द्वारा। ठीक है, क्या नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की, पेड़ पर कमरा, खिलेगा तो देखेंगे। तो किसके द्वारा है? किस रचना पर? तो नौकर की कमीज पर, जो कि क्या है? आपके एक उपन्यास है। उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास में फिल्म का निर्माण किया जा सकता है और नौकर की कमीज जो है वो एक उपन्यास ही है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन में है कवयित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के गौ वर्ण की तुलना अक्षर लिखने बालक के प्रसंग में किससे की है? बच्चा गौ को किस प्रकार से गौ को प्रासंगिकता की है अपने इस कविता में। ठीक है, किसने? अनामिका ने। कौन? अनामिका ने। ठीक है, किसने किया है? तो अनामिका ने। क्या? गधे से, गेंद से, गाड़ी से, टूटता हुआ गमले से। तो क्या गधे से किया है? नहीं। गेंद से किया है? नहीं। गाड़ी से किया है? नहीं। टूटता हुआ गमला से किया है। ठीक है, अनामिका जी का जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 17 अगस्त 1961 को। 17 अगस्त 1961 को इनका जन्म स्थान ये अपने ही बिहार के है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के ही है ये। इनका जन्म स्थान है मुजफ्फरपुर बिहार। मुजफ्फरपुर बिहार की है। कौन? अनामिका, कवयित्री अनामिका। इनके पिता है श्याम नंदन किशोर। पिता कौन है? श्याम नंदन किशोर। पिता कौन है? श्याम नंदन किशोर। इसने किसका? गौ वर्णों की तुलना अक्षर किससे लिखते बालक के प्रसंग में की है? तो टूटते हुए गमले से। गमला को इन्होंने बताया कि वो बार बार लुढ़क जाता है। ठीक है, गमला बार बार लुढ़क जाता है। ठीक है, आगे है आपका 43 नंबर क्वेश्चन। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा से रचित है? क्या ये निबंधन है? क्या ये साक्षात्कार है? क्या ये व्यक्ति चित्र है? क्या ये भाषण है? तो क्या है ये? निबंधन नहीं है, साक्षात्कार नहीं है। साक्षात्कार आपको बताए हैं क्या है? किसका लिखा हुआ है? तो पंडित बिरजू महाराज का लिखा हुआ है। वो भी क्या? जीत में अनिर्गत हो। और व्यक्ति चित्र नौबत खाने में इबादत है, जो किसने लिखा है? यतीन्द्र मिश्र ने लिखा है। यतीन्द्र मिश्र ने लिखा है। ठीक है, व्यक्ति चित्र है, जो कि क्या है? व्यक्ति चित्र है, भाषण भी नहीं है। ठीक है, आगे है 44 नंबर क्वेश्चन। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र किया है? क्या बालाजी मंदिर का? क्या विष्णु मंदिर का? संकट मोचन मंदिर का? विश्वनाथ मंदिर का?
देख लो। हिंसक प्रतिरोध है, विदेशी महिला है। क्या इनके नजर में उद्धत और बढ़िया शिक्षा इन्होंने किसको माना है? तो खेल में शिक्षा जो है इनकी नजर में बढ़िया शिक्षा है। बच्चे इंटरटेनमेंट भी कर लेंगे और कुछ सीख भी लेंगे। ठीक है, अहिंसक प्रतिरोध नहीं है, हिंसक प्रतिरोध नहीं है, विदेशी महिला नहीं है। ठीक है, 49 में निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध में रहस्योन्मुखता है? ठीक है, क्या रेनर मारिया रिल्के ने, विनोद कुमार शुक्ल के, अशोक वाजपेयी की, वीरेन डंगवाल की, किनकी है? आपसे पूछ रहा है। ठीक है, किनका है जरा बताओ। आप लोग पढ़े होंगे तो जल्दी बताओ इनका आंसर। रेनर मारिया रिल्के, पर रिल्के हो जाएगा। ठीक है, रिल्के हो जाएगा, यहाँ पे रिल्के हो जाएगा। तो रेनर मारिया रिल्के ने क्या लिखा है? रेनर मारिया रिल्के इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या लिखा है? तो मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु किसने लिखा है? तो रेनर मारिया रिल्के ने लिखा है। इनका जन्म कब होता है? 1875 में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के है। जोसेफ रिल्के। माता का नाम सोफिया है। जो पूछा जाता है एग्जाम में। माता का नाम क्या है? सोफिया है। इनके रिल्के के, ठीक है, रिल्के ने क्या लिखा है? मेरे बिना तुम प्रभु लिखा है। और इसमें इन्होंने बताया है कि प्रभु जब हम नहीं रहेंगे तो आपका क्या अस्तित्व होगा। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन पे। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? कहाँ विश्राम करती है? कवि के भाल पर, कवि के होठों पर, कवि के नैनों पर, कवि के कपोलों पर। जल्दी बताओ आप लोग, इस कहाँ पे करती है? तो कवि के भाल पर नहीं करती है, कवि के होठों पर नहीं, कवि के नैनों पर नहीं, कवि के कपोलों पर का विश्राम करती है। ठीक है, ये रहा आपका आपके इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग